भारत ने जो हमारा ऐतिहासिक हमने पोजीशन ली है मानवता के लिए, मानव अधिकारों के लिए, और हमारी आवाज़ को विश्व ने हमेशा सम्मान से सुना। ख़ास तौर पे जिनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, तमाम राष्ट्र जो पहले प्रगतिशील देश थे, उसमें अधिकांश वही हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे, जिसका नेतृत्व भारत के पास रहता था। अभी जो लंबे अरसे से गाज़ा में नरसंहार हो रहा है, एक त्रासदी है। अधिकांश लोग जो मर रहे हैं वो निहत्थे नागरिक हैं, मजबूर हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। कहीं भी कोई भी युद्ध में भी निहत्थों पे नहीं इस तरह से निरंतर हमला रहता है। मैंने आंकड़े दिए, आपको भी मालूम है। जब तक ये प्रेस वार्ता ख़त्म होगी, डर ये है कि और भी उसमें आंकड़ों में फेरबदल हो जाएगा। भारत की चुप्पी से कष्ट हुआ है हमारे मित्र राष्ट्रों को। जो 12 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने प्रस्ताव पे चर्चा की और वोट की, 149 देशों ने उसके पक्ष में मत दिया। तमाम उसमें जो राष्ट्र थे, अधिकांश वही देश थे जिनकी भारत से मित्रता भी है और जिनका ग्लोबल साउथ जहाँ जो भारत की तरफ देखते थे। एक समय ऐसा था हमारी कूटनीति में, और जो पुराने लोग हैं उस चीज़ को जानते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे विशेषज्ञ हैं इस विषय के, कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसे विषयों पे वोट पड़ता था तो कई देशों के लोग अपने एम्बेसडर्स को हिदायत दे के रखते थे। उनको कहते थे, पहले अगर आपके पास कोई संदेश ना आए राजधानी से, वहीं देखो हिंदुस्तान भारत देश कहाँ वोट कर रहा है। जहाँ इंडिया वोट करता है आपको इंडिया के साथ वोट करना। आज 149 देश एक तरफ वोट कर गए, जिसमें बड़े पश्चिम के राष्ट्र जिनका अच्छे संबंध अमेरिका और इजराइल से भी हैं, क्योंकि किसी को हमारे भी संबंध हैं, वो वोट कर सकते हैं। फ्रांस कर सकता है, इंग्लैंड कर सकता है, यूके, जर्मनी कर सकता है। हमारे साथी देश जो ब्रिक्स में हैं, बड़े देश, क्या रूस नहीं है हमारा साथी देश? ब्राज़ील नहीं है? दक्षिण अफ्रीका नहीं है? हम सबसे अलग थलग कैसे हो गए? और आज ये सवाल करना भी, उस पर भी अगर आपत्ति हो तो बड़ा दुख आता है। भारत को इसमें सुधार करना चाहिए और इन तमाम विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ताकि हम दोबारा नैतिकता के जहां शिखर पर हम थे, वहां प्रयास हम तभी कर सकते हैं, हमको तभी नेतृत्व मिलेगा, हम तभी आवाज़ बन पाएंगे ग्लोबल साउथ की। जो हम कहते हैं शब्दों में नहीं होगा, हम करते क्या हैं, हमारा निर्णय क्या है, दुनिया उसकी तरफ देखती है। इसीलिए हमारे सरकार को चेता भी रहे हैं और सरकार को सलाह भी दे रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं, कृपा करके इस देश की विदेश नीति को मूलभूत परिवर्तन करके एक लंबे समय के लिए अहित देश का होगा। Today I want to draw the attention through you of the country of a matter of serious concern, that is the drift in our foreign policy, a visible decline of India's influence in the world, our neighborhood policy, and the very fact that there have been fundamental departures to the detriment of India's standing in the Committee of Nations at the United Nations. Foreign policy of a country
and in case of India historically, is meant to promote India's national interest, to serve India's national interests, and also take our worldview to our strategic partner countries, to mobilize support in favor of what we feel is right and what would serve the larger cause of peace and humanity. Foreign policy, as it has evolved since independence, always had the backing of a broad-based national consensus. It has never been held captive or hostage to partisan politics. Unfortunately, that national consensus has been weakened in recent years, if not completely broken down, which it has on many of the positions that the government has arbitrarily chosen to take, departing from India's traditional positions without consulting either the parliament or informing. The government of the day has a mandate to take decisions, but when it comes to foreign policy, it involves everyone, and that's why the consensus is important. India commanded an authority and respect in the world, not that we were a major economic power or a military power. We had the moral authority. We were acknowledged as a voice of humanity. And that's why wherever the crisis came in the world, those countries affected looked up to India. Unfortunately, that's no more the case. It is up to the government that how it retrieves this position, India's standing, and rebuilds national consensus. Looking at the situation as it is, it's time for recalibration, honest introspection, and course correction in our foreign policy approach. Equally important and integral to this is the neighborhood policy. We were, and rightly so, acknowledged as the preeminent power of South Asia. Nobody can say that today. It's for us to rethink our strategy, to engage in a manner that despite the challenges and complexities of the neighborhood, India regains its strength and standing in its own region. Our advice to government will also be that while engaging with the neighborhood, we have to be cautious. A foreign policy is meant to engage with other sovereign countries. It must not be linked for the furtherance of any domestic partisan political agendas. That would be not only a mistake, but a blunder, which should be avoided at any cost. Our purpose is not to just to criticize or point scoring. No. It is to caution, to share our concerns, which are placed before you.
एक ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है कि भारत की विदेश नीति जिस तरह से उसमें बिखराव है इस समय, भारत का प्रभाव विश्व में कम हो रहा है। ये सबके लिए दुख की बात है। इस भारत देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, जहाँ दुनिया के देश जो प्रगतिशील देश हैं, जिन महाद्वीपों में बड़े संघर्ष हुए आज़ादी के लिए, रंगभेद के खिलाफ, उन्होंने भारत की अगुवाई को माना, भारत की आवाज़ को सुना। चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका है, कैरिबियन है, एशिया के मुल्क हैं। और इसका ये कोई कारण नहीं था, जैसे मैंने बताया, कि हम कोई बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थे, बहुत बड़ी सैनिक शक्ति थे। नहीं, 50 के दशक में जब कोरिया का क्राइसिस हुआ था, भारत की तरफ दुनिया ने देखा था समाधान के लिए। आज अलग बात है कि ये एक नई रिवायत बनी है कि उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के नेता जिनको विश्व सम्मान करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी आलोचना होती रहे। पर यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि हर चुनौती के समय जो विश्व के सामने आया, एक देश जो लंबे अरसे की पराधीनता के बाद, गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, उस देश भारतवर्ष की आवाज़ दुनिया सुनती थी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति हमारी नैतिकता की थी और मानवता की आवाज़ की थी। आज वो दोनों कम हुई हैं। विदेश नीति के लिए ये भी आवश्यक है, जब अपने राष्ट्रहित को आगे लेकर चलते हैं, उसके पीछे एक आम सहमति देश की रहती है। जैसा मैंने बताया, पूरे देश का कंसेंसस साथ चलता था। वर्तमान सरकार ने उसको कमज़ोर किया है, एक तरफी फैसले लेके जो हमारी कूटनीति और विदेश नीति से संबंधित है, उस पर विराम लगना ज़रूरी है राष्ट्रहित में। सरकार को देखना है कि किस तरह से वो इस पे विचार करे, आत्मनिरीक्षण करे, वास्तविकता को स्वीकार करें, और जो देश के बड़े दल हैं उनके नेताओं के साथ बैठकर भी विचार विमर्श करें। इसलिए हम ये भी आवश्यक समझते हैं कि आने वाले संसद के सत्र के अंदर विदेश नीति पर और जो समस्याएं या चुनौतियां जुड़ी हैं आज, वो भारत के लिए भी हैं, विश्व के लिए भी, उसके बारे में भी व्यापक चर्चा हो। There is need for a debate. There is need for a discussion. A comprehensive one. The time has come on India's strategic engagements and India's foreign policy without any further delay. No country in a democracy avoids and evades a discussion on its foreign policy. You would not see it in the parliaments of any major country where there is a honest, frank discussion. More damage is done by being non-transparent or opaque and not communicating with your own country first in a correct manner, so that we retain the strength of our voice in the global affairs. Today, the multilateralism or the multilateral world order of governance is under siege. जो बहुराष्ट्रीय प्रणाली है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी, आज वो चरमरा रही है। जो भी फैसले हुए, समझौते हुए,
संयुक्त राष्ट्र संघ भी कमज़ोर हो रहा है, उनके निर्णयों पर अमल नहीं होता। अगर कोई निर्णय होता है उसकी खुली मुखालफत होती है। So this is a serious issue before the world. If a rule-based multilateral order of governance collapses, where does India position itself along with its strategic partner countries? This is a fundamental challenge today before us. It cannot be wished away. You all are aware what's happening in the world. So unless and until we, along with our partner countries, have a strong voice, we will not be able to influence, let alone determine, the future course in the world that we live in. See, a country which has taken the right positions, which I referred to, for which we have been respected, for us to be a mute witness, to be silent on what is happening in Gaza, is unacceptable. It has shocked our traditional partner countries, those who looked up to India, that India will speak. India had taken a position, so had the Indian National Congress in October 2023 when there were attacks by Hamas. But after that, what's happening is a collective punishment to innocent Palestinian people, especially old, elderly, men and children. Tens of thousands, as per the UN agencies, almost 500,000 people, mostly children and women, are facing starvation. It is mass killing, brutal killings, a genocide. It's a human catastrophe. 58,000 or more. Every day the number changes. When people go, starving people, to collect the food, live ammunition is used and people die. It's not just a number. It concerns an entire people and a region. The number of injured, maimed people would be 4 times more. 81% of the territory there, which is under illegal occupation, by the way, since 1967, is under the Israeli military control. India has relations with both. Why India cannot use its influence and voice to tell Israel to stop? That's the question. Because what is happening is in brazen violation of international law, UN Charter, and the Charter on Human Rights. Last month, on 12th of June, when the UN General Assembly discussed this matter and a resolution was voted upon, and what was the resolution? For ceasefire, for immediate cessation of hostilities and military action, so that much needed humanitarian assistance could reach the trapped people. 149 countries voted for the resolution. The land of Gandhi, who had taken a position on this matter way back around when this Balfour Declaration took place and the First World War was ending, abstained. India did not vote for peace and for ceasefire. That's,
I cannot use the word unfortunate, that is painful, unacceptable, that one action diminished India's credibility as a leader and voice of Global South. Because all the countries of the Global South voted for the resolution, how can the leader not be with them? And not only the countries of Global South, but also major countries of Europe, including 2 P5 countries, UK, France, Germany, they all voted for the resolution. Of our traditional partners in BRICS also, the original founders of the BRICS, Brazil, Russia, India, China, and then South Africa joined. All 4 were with the resolution, voted for the resolution. The countries I named in Europe, they have strong relationship both with Israel as well as with America. But yet they voted for humanity, which we did not. It is a fundamental departure from India's traditional position. And the silence continues. We would urge the government, they should, as we wish to be, to reclaim our moral standing as a voice of the Global South by speaking on this and prevailing upon the strategic and traditional partners to work for bringing earlier peace in Gaza and the region. मैंने अपनी बात आपके सामने रखी, धन्यवाद। कोई प्रश्न होगा इसी विषयों से संबंधित तो मैं उसका उत्तर दूंगा। सर, ज़्यादातर जो आपके सवाल हैं वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को लेकर है। अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड डील करने के लिए बेताब है, एकदम परेशान है एकदम। लेकिन अमेरिका क्या अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करना चाहता है? भारत का क्या एडवांटेज रहना चाहिए या रहेगा इस ट्रेड डील में, और भारत की चिंता क्या है? खासकर जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट है, इसको लेकर इस ट्रेड डील में अमेरिका का कंसर्न क्या है? वो इंडोनेशिया के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उसमें साफ दिखता है। और भारत के साथ क्या रहने वाला है? भारत एक अलग देश है, भारत की अपनी प्राथमिकताएं हैं। अमेरिका के साथ अमेरिका हमारा एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, संबंध का विशेष महत्व है, पर जो भी बातचीत हो बराबरी की होनी चाहिए और वस्तु स्थिति को मद्देनजर रख के और राष्ट्र हित को सामने रख के। किसी दबाव में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले मल्टीलैटरलिज्म का जिक्र किया था। व्यापार में भी, ट्रेड में भी उसका महत्व है। चाहे अमेरिका है, भारत है, हम WTO के सदस्य हैं। हमें मान्यता है कि एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ट्रेड रिजीम होना चाहिए जो नियमों पर आधारित हो, कानूनों पर आधारित हो, समझौतों पर आधारित हो। उस लकीर से हट के कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मांग रहती है बातचीत के समय में, भारत की भी मांग रहनी चाहिए, पर जो भी हम समझौता करें उसमें, जैसा आपने कहा, कृषि का क्षेत्र और डेयरी का क्षेत्र बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है भारत के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे उत्पादकों के लिए। और उसके और भी कई कारण हैं जिससे हम बिल्कुल एकदम से खोल नहीं सकते।
हमारे भारत को उसमें क्या मिलता है हमको ये भी देखना है। आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। हम बड़े हैं पर उतने बड़े नहीं। हमारी पर कैपिटा इनकम $2,500 होगी तो उनकी $70,000 होगी। तो इसलिए सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के संतुलित निर्णय होना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से जो बातचीत कर रहे हैं वो राष्ट्र के चिंताओं और हितों को मद्देनज़र रख के ही कोई समझौता करेंगे। सर, अभी आपने सरकार के विदेश नीतियों पर तमाम खामियां बताई और सरकार को ये भी कहा कि इसे इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन आपके ही पार्टी के नेता हैं शशि थरूर, जो ये कहते हुए कई आर्टिकल उन्होंने लिखा और कई बार वो बोल चुके हैं कि विदेश नीति जो है वो सबसे अच्छी है, संपूर्ण विश्व में जो है भारत का गौरव बढ़ा है, मोदी सरकार की तारीफ की है। इस पर क्या कहेंगे? आपने सुन लिया। मेरा नाम आनंद शर्मा है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। धन्यवाद। So in the upcoming parliament session, are you planning to bring up trade besides? Yes, this will be discussed. All important matters concerning the foreign policy, including our agreements that we reach. If there are questions, the government must be open to inform the parliament, and parliament must discuss if required. Yes, it is the government of the day which enters into agreements or deals. At the same time, what we are saying, I cannot make a premature statement. When whatever is being negotiated, we hope that India's national interest and concerns will be borne in mind, and it should be a balanced and fair agreement. India must not be in conflict with its commitments at the WTO or the WTO agreements. We must not become a party to the unraveling of the multilateral rule-based trade order. We have to be cautious. That's our advice. सर, मेरा सवाल है, क्योंकि आपने सीज फायर का भी जिक्र किया, जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान मैंने की गाजा वॉर का हो रही किया। थी। हाँ, आपने गाजा का जिक्र किया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि खबरें इस तरह की आई हैं कि 18 अगस्त को अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो पाकिस्तान जाने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं। ये खबरें जो हैं पाकिस्तान मीडिया के तहत जो है वो सुनने को मिल रही हैं। उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मैं कैसे रिएक्शन दे सकता हूँ? पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है मुझे ज्ञान नहीं, मैं उस पर क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूँ? व्हाइट हाउस ने कोई बयान दिया हो, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से पुष्टिकरण हुआ हो, तब मैं प्रतिक्रिया दूंगा, उससे पहले नहीं। Sir, this is Hariom from Jharkhand Reporter. I have two questions. First, sir, on what specifically Congress, on what topics is Congress want debate on parliament, upcoming parliament? And second is, does the Congress still believe in Nehruvian non-alignment in today's multipolar, high-stakes global order? The world must remain multipolar. Non-aligned movement also respected that. What we are cautioning against is unipolarity. On one hand is India, irrespective of which government. The world global south is not coined yesterday or 2 years ago or 1 year ago. This has been in existence when the new order emerged after the Second World War, when the countries which were not independent or newly independent countries who came out of colonization or subjugation formed an alliance. Non-aligned was an alignment of the countries of the global south, the developing countries, the poor and the weak countries. So that has relevance today when the multilateral order is under threat. And those who actually founded this post-Second World War order, including the United Nations and the other two Bretton Woods institutions, the World Bank and the IMF, are busy dismantling it brick by brick. That's why our interest lies in multipolarity and taking with us or remaining identified with the countries of the global south. What issues Congress party is demanding a
upcoming parliament? I think we have given a list that has been released by the media. Congress President Mallikarjun Kharge ji also had a press conference, and both the leaders of opposition have written to the chairman and the speaker respectively. So those are the issues. What we feel that both domestic issues as well as global issues, that's why I've spoken about foreign policy, and the positions that we take must be discussed. We are a democracy, and that's what is expected from democracies. When parliament meets, these issues must get discussed. Thank you. जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हर देश को, हर घटना को ट्रेड से जोड़ के कहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, उसको लेकर उन्होंने तकरीबन 23 बार से ज़्यादा ये कहा कि उन्होंने ट्रेड थ्रेट दिया और उसकी वजह से ये सीज फायर हुआ। वो यही बातें इजराइल के और बाकी जो ईरान के बीच में हुआ उसमें भी उन्होंने कहा। तो बार बार वो जिस तरह से ट्रेड थ्रेट देके आर्म ट्विस्ट करते हैं, ऐसे में भारत के साथ जो ट्रेड डील होने जा रही है उसमें भी वो एक तरह से एक प्रेशर बनाया हुआ है उन्होंने अपनी तरफ से कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे अगर भारत सरकार एक तय समय सीमा के अंदर अमेरिकी शर्तों के आधार पे व्यापारिक समझौता नहीं करता है। देखिए, उनकी नीति है और उनकी सोच है। अमेरिका बहुत शक्तिशाली बड़ा देश है और बाकी बड़े देश हैं दुनिया में, भारत भी है, आपने रूस का भी जिक्र किया था, चीन भी है, यूरोप के बड़े देश हैं, जापान है, जर्मनी है, कोरिया है। अब उनका सबसे झगड़ा चल रहा है, सब पर टैरिफ है, बाकियों को धमकी है। ये सब देश और भारत देश भी लाचार नहीं है, बेबस नहीं है। दबाव में और धमकी में कोई समझौते नहीं हो सकते। ये अमेरिका को संदेश भी स्पष्ट होना चाहिए कि वो स्वीकार्य नहीं है। सम्मानजनक बात होती है, अपमानजनक समझौते नहीं होते। One of the premium and prestigious professional institutes, providing a wide range of professional courses with 100% placement assistance. We are Sri Sai Group of Institutes.